आसानियों के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है आसानियों की, रब का शुक्र करने की भी जरूरत है और उससे अपनी मुश्किलात को के लिए आसानी मांगने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हमने देखा है कि वफाकी बजट और उसके बाद जैसे ही प्रोविंशियल यानी कि सूबाई बजट पेश किया गया, पंजाब के हवाले से बजट पेश किया गया, तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस शामिल हैं। लेकिन पंजाब के बजट में ये क्लेम किया जा रहा है कि तारीख में पहली बार किसी भी गवर्नमेंट ने जो है वो सरप्लस टैक्स या सरप्लस बजट यानी कि टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया है। इस बात में कितनी ज्यादा सताकत है और इससे अवाम के लिए कितनी ज्यादा जो है वो आसानियां पैदा होंगी। कहा तो ये जा रहा है कि ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन क्या वाकई ये अवाम दोस्त बजट है? क्या वाकई ही अवाम के लिए आसानी पैदा की गई है इसमें या नहीं? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान मुनीर, जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। चलें जी, ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सबकी गुजर गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईद से पहले ही जो बजट पेश किया गया है उसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं, उसने जो है अवाम को खासा परेशान कर दिया। क्योंकि टैक्सेस की वैसे तो वफाकी बजट में भरमार है, लेकिन साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि पंजाब में तारीख में फर्स्ट टाइम जो है वो एक टैक्स फ्री बजट पेश किया गया है। आप क्या समझते हैं इस बात में कितनी सदाकत है और आपका तजिया इस पे क्या कहता है? देखिए, जो जहाँ तक बात है ना सूबाई बजट की, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सूबों के पास जो रेवेन्यू है वो बड़ा लिमिटेड स्कोप है। उनका स्कोप है सिर्फ सर्विसेज का। इसका मतलब ये हुआ कि अशिया पे जितना टैक्स है वो तो एफबीआर ने लगा दिया। खिदमात पे जो टैक्स है यानी सर्विसेज जो प्रोविंशियल है वो भी जिस सूबे में जो खिदमत अदा की जाएगी वहां की गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट करेगी। अब यहाँ पे टैक्स का एक रेट मुतय्यन है। पंजाब वाले ये क्लेम इसलिए कर रहे हैं शायद क्योंकि सिंध में जो सेल्स टैक्स का रेट सर्विसेज का था वो बढ़ा दिया गया है। उसके बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने ये क्लेम कर दिया कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हालांकि जो सर्विसेज सेक्टर है उस पर टैक्स इनके पास एक सर्कल ही बड़ा महदूद है। तो उसके अंदर आप यहाँ तो रेट बढ़ाएंगे या किसी नए सेगमेंट को लेके आएंगे। नए सेगमेंट को लाने के लिए आप जैसे 18th अमेंडमेंट में आप लेके आए सर्विसेज को, तो वो एक बड़ी मेजर चेंज है, वो नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है आप सिर्फ उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं। तो आप ये क्लेम करना कि जी टैक्स हमने नया नहीं लगाया, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक सियासी बयान, इसको आप ज्यादा समझ लें। इसको आप अगर ये समझें कि टैक्स नहीं लगा तो जो फेडरल ने जो कमर तोड़ दी है, जितना सख्त बजट आया है, मेरा ख्याल है कि मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के 22-23 सालों में ये पहला बजट है जो इतना हार्ड फील हो रहा है, जिसमें टैक्स के रेट इतने रैपिड इंक्रीज किए गए हैं। और इसके साथ साथ मजे की बात ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं उन्हीं को रगड़ा जा रहा है। और यही हाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्लेम कर रही है कि हमारी कलेक्शन इतनी होगी, लेकिन ये सारी की सारी कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स तो बेसिकली महंगाई बढ़ाने का सबब बनता है। टैक्स कलेक्शन तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस में बढ़े तो गवर्नमेंट को क्रेडिट लेना, इनडायरेक्ट टैक्स पे क्रेडिट लेना तो एक सियासी स्टेटमेंट कही जा सकती है। चलिए फिर इस बात पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि किस किस सेक्टर का जो है वो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, किन चीजों पे जो है वो टैक्स बढ़े हैं और ऐसी कौन सी चीजें, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसपे टैक्स बढ़े नहीं है, वो उतने ही है। देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा शोर भी जिसपे होता है वो तनख्वाहदार तबका है। सैलरीज पे टैक्स बढ़ा दिया है वफाकी गवर्नमेंट ने, ये सबसे ज्यादा हिट होने वाला तबका है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा लोगों ने बड़ा क्लेम किया हुआ है कि सैलरी तबका सबसे ज्यादा टैक्स देता है। असल में वो ज्यादा नहीं देता, वो मजबूरी से देता है क्योंकि उसका एट सोर्स कट जाता है ना। जितनी बड़े इदारे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो सारे का सारा मल्टीनेशनल कंपनी है, वो सारी डिडक्शन वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनका टैक्स वहां पे कलेक्ट होता है। अच्छा, उनका टैक्स रेट बढ़ गया है, सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जिसपे सबसे ज्यादा शोर शराबा होता है कि जी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है, वो रियल एस्टेट सेक्टर है। अब रियल एस्टेट सेक्टर पे इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स, पहले लिमिट्स होती थी कि इतने साल का होल्डिंग पीरियड होगा तो टैक्स देंगे, इससे कम होगा तो देंगे या इसके बाद नहीं देंगे। अच्छा, उसको इन्होंने फ्लैट कर दिया। और उसमें जो नॉन फाइलर है, जो फाइलर और नॉन फाइलर की कहानी है, उस पर भी आगे बात कर लेंगे, वो टैक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जो कि 45% तक चला गया। तो इतनी हैवी जो इंक्रीज है ये बहुत ज्यादा है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जिसपे 1% टैक्स था जो कि मैन्युफैक्चरर देता था और आगे वो एग्जाम थी, उसको टैक्स नेट में ले आए हैं। फिर उसके बाद दूध है, कुछ बच्चों की चीजें, इन्फेंट्स की चीजें, ये मतलब एक ऐसी चीजें जो आम जनरल कंज्यूमर की चीजें थी, इन पे सेल्स टैक्स का रेट 0 से बढ़ा के 18% कर दिया है। तो ये इतनी ज्यादा एक मतलब एक तरह से एक सैलाब आने वाला है महंगाई का, जो कि अभी यकम को जब इम्पैक्ट आएगा पेट्रोलियम लेवी भी इसी में तमाम चीजें जो है वो यकम जुलाई से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा इस पे। और साथ ही तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट है, तारीख में पहली बार जो है वो टैक्स फ्री बजट दिया गया है, पंजाब की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, क्या गवर्नमेंट अवाम को बेवकूफ समझती है या बेवकूफ बना रही है?
देखिए मेरा ख्याल है कि शायद ये अवाम दोस्त बजट वाली कहानी तो सिर्फ सियासी लोगों ने शायद किसी ने दिया कि हमने मेगा प्रोजेक्ट्स करने हैं और उसमें से वोट बैंक लेना है। तो डेवलपमेंट में जैसे पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही डेवलपमेंट में काम ही कोई नहीं किया था, बिल्कुल रोक दिया था। फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई, उन्होंने बड़ी तेजी से कुछ दिन काम किया, जैसे बड़े शहरों में लाहौर वगैरह में बड़ी डेवलपमेंट हुई। अब ये गवर्नमेंट ने एक बड़ा बजट रखा है, अब इस एलोकेशन में ये क्या करने जा रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपने इस साल 38% इंक्रीज एफबीआर को टारगेट दिया है जी। इसका मतलब है ये 38% इंक्रीज उन्हीं लोगों को निचोड़ना है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जिसमें तनख्वाहदार तबका शामिल है, जिसमें एक्सपोर्टर को आप रगड़ रहे हैं, जिसमें आप टैक्स लगा रहे हैं रियल एस्टेट को। अच्छा, रियल एस्टेट को 3 दफा टैक्स लगा दिया एक तरह से। एक जब आप वो चीज परचेज करने जाते हैं तो आपको अपनी व्हाइट मनी शो करनी है, हाँ इसका मतलब है टैक्स पेड मनी है। उसके बाद अगर आप वो रखते हैं तो आपको उस पर 7E देना है। उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो फिर उस पर गेन टैक्स देना है। यानी एक ही चीज को आप मल्टीपल टाइम्स टैक्स कर रहे हैं। अगर कोई बंदा इस बिजनेस में बैठा हुआ है और वो कोई एक आधी चीज ले लेता है और एक आधी चीज बेच लेता है तो वो तो डेवलपर या बिल्डर नहीं आएगा ना, वो तो नॉर्मल रिटर्न में आएगा, उसका एसेट है। अच्छा, उस पर बार बार टैक्स लगेगा और इसके साथ फिर विद होल्डिंग भी है एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इसका मतलब है कि आपने उसी बंदे को टारगेट किया हुआ है जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि इस हाथ से निवाला दे के दूसरे हाथ से निवाला छीनने वाली, क्योंकि जैसे कि आपने तनख्वाहदार तबके की भी बात की है, उनकी तनख्वाहों में जो है वो 20 से 15% तक का इजाफा जो है वो बताया गया है कि हमने खुशखबरी दे दी, नवीद दे दी, लेकिन साथ ये नहीं बताया कि उतने ही बराबर में जो है वो टैक्सेस भी उनको अदा करने पड़ेंगे, जिसके बाद शायद उनकी इनकम उतनी ही रह जाएगी। जी तकरीबन ऐसा ही है, बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा। जितनी इंक्रीज आपने रिकॉर्ड की है उस हिसाब से अगर आप उनका टैक्स रेट देखें, पर्टिकुलरली जिनकी सैलरी 2-2.5 लाख की ब्रैकेट में चली जाती है, उनकी जो रिडक्शन है वो साल की अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट निकल जाती है। मसलन अगर 3 से 4 लाख की ब्रैकेट में आप चले जाएं तो मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 हजार माहाना टैक्स बढ़ जाना है। अब अगर आप उसको 10% इंक्रीज भी दे दें और उसके बाद उस इंक्रीज पे भी टैक्स लगना है तो वो हायर स्लैब में चला गया, और हायर स्लैब में जाने का मतलब है कि उससे अगले स्लैब में टैक्स देगा और वो जो इंक्रीज का इम्पैक्ट आना है, क्योंकि इन्होंने अच्छा हम लोगों ने इनको तजवीज दी थी बेसिकली कि आप रैशनलाइज करें, इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से टैक्स रेट की स्लैब बनाएं ताकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह देखें लिविंग पावर भी तो है ना। एक बंदा मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए महाना कमा रहा है, अगर वो सही तरीके से टैक्स देना शुरू कर दे, बिजनेसमैन की बात करूं, सैलरी वाला तो मजबूर है ना, वो 4 लाख में से उसका मतलब है कि वो 1,20,000 या 1,30,000 पे टैक्स देगा महाना, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है। तो आपको इसको रैशनलाइज करने की, आप खुद टैक्स चोरी की दावत दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस तरह की अट्रैक्शन हमें दिखाई नहीं दे रही है कि लोग जो है वो टैक्स नेट में आए और जो है वो फाइलर बने। मतलब इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा भरमार जब टैक्सेस की होगी तो जो लोग टैक्स पेयर हैं वो तो पीस ही रहे हैं, तो नॉन टैक्स पेयर ऑब्वियसली इस चीज से दूर भागेगा। हम बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से कि नया आने वाला बजट जो है वो कितने ज्यादा टैक्सेस अपने साथ लेकर आया, और साथ ही साथ जो है वो नए टैक्सेस की जो है वो बड़ी भरमार हो गई है। मौजूदा कुछ चीजें हैं जिसपे टैक्सेस लगे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे जो है वो टैक्सेस की भरमार हो गई है। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे और बहुत सारी तजावीज भी इस मामले में दी गई हैं। कौन सी ऐसी तजावीज हैं जिसपे बात की गई है और कौन सी ऐसी तजावीज है जिनको क्लॉजेज का हिस्सा बनाया गया और बजट का हिस्सा बनाया गया है, ये जानना भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि बाज सेक्टर की जानिब से तो हमारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से ये क्लेम किया गया कि उनकी भेजी हुई तजावीज को जो है वो बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो है वो हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ये क्लेम किया जाता रहा कि तजावीज मांगी गई लेकिन जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स की जानिब से जो है वो तजावीज नहीं दी गई। तो टैक्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं उमैर अजमत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं? उमैर ये बताइएगा कि बजट तो आ गया और उमैर कैसे हैं? उमैर ये बताइएगा कि बजट तो आ गया, मगर मैं समझता हूँ ये सफिशिएंट नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, बेहतर होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा जो है वो विद होल्डिंग टैक्सेस और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट जो कि सेल्स टैक्स हैं उनमें इजाफा किया गया, या फिर जहाँ पे किसी को छूट मिल रही थी, कोई रिलैक्सेशन मिल रही थी, उस रिलैक्सेशन को ख़त्म कर दिया गया। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो उनके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उन पे या तो सेल्स टैक्स लग ही नहीं रहा था, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिन पे कोई रिड्यूस रेट लग रहा था, उस पर कम शरह से टैक्स लागू हो रहा था। इसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी अशिया ऐसी थी जिनको आम आदमी इस्तेमाल करता है, तो उन पर या तो सेल्स टैक्स था नहीं, या फिर ऐसा था कि उस पर रिड्यूस रेट लगाया गया था, कोई शरह कम थी। लेकिन अब वो तमाम रिलीफ जो है उनको ख़त्म करने की तजवीज़ रखी गई है इस बजट में, और ये कहा गया कि उन पर
स्टैंडर्ड टैक्स यानी कि जनरल सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से लागू होगा। तो आप देखें वो चीज जिसपे 100 रुपए की कोई चीज है उस पर कोई टैक्स नहीं है, जब उस पर 18% टैक्स लगेगा तो उसकी 18% कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई मजीद होगी। और बिलखुसूस एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में आप देखें कि इस बार जो गंदम की फसल की कीमत थी वो तो सरकार ने किसान को दी नहीं, पहले ही किसान परेशानी का शिकार था। उसके मुकाबले में जो खाद थी डीएपी और यूरिया वो पूरा सीजन ब्लैक में फरोख्त होती रही, और बल्कि उसके ऊपर सोने पे सुहागा उन लोगों को अरबों रुपए सब्सिडी दी गई उस सेक्टर को, खाद बनाने वाले को, कि ये किसान को सस्ती खाद देंगे। मगर उन्होंने एक तो किसान को दोनों हाथों से लूटा, ऊपर से सरकार से भी सब्सिडी ले गए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिन पे काम होना चाहिए था, मगर इस बजट में हमें वो चीजें नजर दिखाई नहीं दी। वजीर खजाना साहब से हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, चीजों को समझते हैं और एक पाकिस्तानी का दर्द दिल रखते हुए ये कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। मगर इनके और इसहाक डार के या किसी भी रवायती वजीर खजाना के बजट में 1% फर्क नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा सख्तियां जो है वो अवाम पर कर दी गई। इसी तरह की सिचुएशन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए इमरान साहब जो है वो तजावीज़ भी पेश की गई। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जानिब से क्या तजावीज़ भेजी गई थी टैक्स के हवाले से और कितना उस पर जो है वो अमल दरामद हुआ? देखिए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो तजावीज़ देते हैं। हम लोगों ने फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कम्प्रीहेंसिव बुकलेट दी FBR को और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और इनकी सेक्रेटरी वगैरह जो भी अहदेदारान थे, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया। सबसे पहला उसमें जो काम था वो यही था कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम करें। आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को दबाई जा रहे हैं, उसको रिलीफ दें, उसको ये फीलिंग दें कि आप जैसे फाइलर का एक लफ्ज लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव बना हुआ है, उसको रिलीफ दें कि तू फाइलर है, तुझे कोई फायदा भी हो रहा है। हाँ। दूसरी तरफ जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लेके आए। उसके साथ हमने टैक्स रेट को रैशनलाइज करने की तजवीज दी कि उसको आप कम करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही समझ नहीं आती आप इतनी थोड़ी आमदनी वाले को चोरी पे मजबूर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से तजवीज दी। हमने इनको ये कहा था कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है उस पे आप सिंगल डिजिट नॉन रिफंडेबल सेल्स रख लें, जैसे सारी दुनिया में वैट चलता है। ये इतनी अच्छी तजवीज है, ये पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से भी गई, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी गई, ये फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने भी दी। इसमें ये होना था कि आपने ये तजर्बा ऑलरेडी कर लिया है, आपने कुछ सेक्टर्स को सिंगल डिजिट सेल टैक्स में ला के जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर थे उस पर ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और सक्सेसफुली वो चल रहा है। IT सेक्टर जैसे हमने अभी पंजाब गवर्नमेंट की बात की, वो 5% टैक्स देते हैं। इसी तरह से आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पे अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 16% की बजाय 5% में देना पड़ता है। इसका मतलब है आप एक सेक्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं नॉन रिफंडेबल। तो ये इसी तरह हमने काफी सारी तजावीज दी, जिसमें ये ताजिर दो स्कीम का जैसे अभी उमैर साहब ने जिक्र किया, उसके हवाले से इनको तजवीज दी गई थी कि ये आप कुछ 6ठी 7वीं दफा इस तबके को लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप उनको वॉलंटरी दे रहे हैं। एक और चीज जो है वो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा जो है वो गर्दिश कर रही है कि नॉन फाइलर के लिए बहुत ज्यादा सख्तियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हम जितनी बात कर रहे हैं हमें ये पता है कि जितने फाइलर है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उन पे और ज्यादा बर्डन आ गया। तो इस चीज की मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी वजाहत करें कि क्या वाकई नॉन फाइलर के लिए भी सख्तियां बढ़ी हैं? जी ऐसे ही है, नॉन फाइलर के लिए काफी ज्यादा टैक्स रेट बढ़े हैं, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में। रियल एस्टेट सेक्टर में जो कैपिटल गेन टैक्स है, यानी जब आपने एसेट सेल करना है तो सेल और परचेज का जो डिफरेंस आपका आना है उस पे जो टैक्स है वो 45% पे चला गया है। ये हाईएस्ट रेट है, ये नॉन फाइलर पे है। इसी तरह से बाकी तो सारे इन्होंने पहले से ही डबल या ट्रिपल कर दिए हुए हैं टैक्सेस। अगर फाइलर 3% दे रहा है तो नॉन फाइलर 10% दे रहा है, फाइलर 10 दे रहा है तो नॉन फाइलर 30 दे रहा है, फाइलर 30 दे रहा है तो नॉन फाइलर 60, मतलब ये ऑलरेडी ज्यादा है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कुछ हद तक अगर आप गौर करें तो ये बात तो जस्टिफिकेशन में आती है कि एक बंदा जो टैक्स नेट में नहीं है उसको एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जा रहा है ताकि वो टैक्स नेट में आ जाए। ये इनडायरेक्ट प्रेशर है उसको टैक्स नेट में लाने का। लेकिन उसके साथ साथ एक मजेदार काम इस दफा ये भी किया है कि लोगों ने भी खैर मिस यूज किया उस चीज को कि लोग जाते थे, एक दिन में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की, लेट पेमेंट का चार्ज 1000 रुपये जमा करवाया और फाइलर हो गए और वो तमाम बेनिफिट लिया और उसके बाद गायब हो गए। अब उन्होंने ये कर दिया कि जो इस तरह के फाइलर हजरात होंगे वो फाइलर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, उनको 1 साल पूरा करना होगा और उस साल के बाद वो प्रॉपर फाइलर होंगे। उनको थोड़ी सी टैक्स रिडक्शन मिल जाएगी, हाँ। लेकिन जो फाइलर के बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। और फाइलर के क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में मैर बहुत ज्यादा कोई आपको बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि फाइलर जितने भी हमारे पास टैक्स जो लोग पे करते हैं उन पर इतनी टैक्सेस की और भरमार हो गई है कि वो मजीद इस जो है वो बजट में पिस जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस तरह से हम टैक्स नेट बढ़ा पाएंगे?
देखें, पाकिस्तान में एक बात मशहूर है कि जो बंदा टैक्स में रजिस्टर्ड होता है तो फंसता भी वही है। जो पाकिस्तान का सिस्टम से बाहर ट्रेडर क्लास है, वो लोग यही कहते हैं कि एफबीआर के मुलाजमीन को या अफसरान की जेब गर्म करो, या फिर ये कि अगर उन्होंने कहीं पे विद होल्डिंग टैक्सेस अदा कर रहे हैं तो जायद विद होल्डिंग टैक्सेस बर्दाश्त कर लो। लेकिन फाइलर नहीं बनना, उसकी वजह यह है कि ऑडिट भी उन्हीं के ही होते हैं, टैक्स अमाउंट्स भी उन्हीं की तरफ निकलती हैं, और जो दीगर सख्तियां वो भी उन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है। उमेरा बता रहे थे कि फाइलर के लिए कितनी ज्यादा सख्तियां होंगी, और इस तरह से क्या हम जो पूरा स्कीम बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, क्या टारगेटेड प्लान है, क्या उनकी क्या सोच है कि किस तरह से नेट को, टैक्स नेट को जो है वो बढ़ाने का सोच रहे हैं। अच्छा देखें, जहाँ तक आपने फाइलर के सख्तियों की बात की है, इशूज दोनों साइड्स पे होते हैं जी। आप देखें कि स्टेक होल्डर या बिजनेस कम्युनिटी है तो उनकी जानिब से भी कुछ मामला हैं वो खराब किए जाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक टैक्स पेयर है या एक बिजनेस पर्सन है, अगर वो अपना पूरा प्रॉपर टैक्स दे रहा है और अगर उसका ऑडिट पे निकल भी आता है तो मैं समझता हूँ कोई इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कबाहतें बहुत सारी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो यहाँ पे उसकी पूरी चेन कंप्लीट नहीं है। अगर हम ट्रेडर्स क्लास को देखें, मिसाल के तौर पे कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ले लेते हैं और वहाँ पे कुछ सेल्स टैक्स के इशू आ जाते हैं कि जी आप प्रॉपर इनवाइसेस नहीं जारी कर रहे, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जी हम जहाँ से ख़रीदारी करते हैं जिन मैन्युफैक्चरर से और बिलखुसूस जिन मल्टीनेशनल कंपनियों से जिनका मतलब ये समझा जाता है कि इन लोगों के मामला बहुत साफ शफाफ होते हैं, तो वो हमें इनवाइसेस जारी नहीं करती। अच्छा, अब उन मल्टीनेशनल कंपनियों का कोई मुतबादल भी नहीं है पाकिस्तान में, या इन ताजरों के पास से वो उनसे हट के कोई ऐसी चीज़ें रख लें, उनको मजबूरन वो चीज़ें लेना पड़ती हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी बंदे से प्रोडक्ट खरीदता है किसी कंपनी से और वो इसको इनवाइस जारी नहीं करती तो 18% सेल्स टैक्स है, तो क्या वो दुकानदार अपनी जेब से तो सेल्स टैक्स नहीं एफबीआर को जमा करवाएगा, और ना ही उस प्रोडक्ट में 18% प्रॉफिट होगा कि वो चले अपना प्रॉफिट जो है वो एक चीज़ में मार ले और वो सरकार को टैक्स जमा करवा दे। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे इदारों को भी काम करने की ज़रूरत है, मगर दोनों साइड्स पे जो है इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी उसके बाद आपने बात की, ज़्यादा इश्यूज यही होते हैं कि लोगों की जानिब से जब अपना रिकॉर्ड पेश किया जाता है तो उनकी जानिब से टेम्परिंग की जाती है या अदाद शुमार में हेर फेर किया जाता है, और बाद जब फिर ऑडिट निकलता है तो ऑडिट के केसेस में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये एक पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा फाइलर है, बिजनेस पर्सन नहीं है, सैलरीड पर्सन भी है। अच्छा, होता क्या है कि वो किसी वकील को या किसी टैक्स कंसल्टेंट को थोड़े से पैसे देने के बजाय वो कहता है कि मैं अपनी खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेता हूँ। वो रिटर्न फाइल करता है, वो कहीं ना कहीं पे गलती करता है और फिर फंस जाता है। मैं एक मिसाल लेता हूँ, गुज़िश्ता दिनों में एक प्रोफेसर साहब थे, उनका इसी तरह का इशू था कि उन्होंने 2017 की जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो उसमें उन्होंने अपनी मलकियत में एक घर और कुछ जेवरात लिखे। अच्छा, अगले साल जब उन्होंने रिटर्न दोबारा फाइल की तो वो जेवरात जो थे वो डबल कर दिए जितने उनके पास थे, और जो घर था वो अपने रिकॉर्ड से गायब करके और एक अमाउंट लिख दी कि मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया है। अच्छा, वो ऑडिट में फंस गया कि आपके पास पिछले साल तो था ऐसा कुछ नहीं, अब ये अचानक 1.5 करोड़ आपके पास कहाँ से आ गया, और 1.5-2 करोड़ का सोना आपके पास अचानक कहाँ से आ गया, सैलरी तो आपकी वही है। अच्छा, जब बाद में उनका ऑडिट होता है या वो जवाब जमा करवाते हैं तो ये पता चलता है कि वो उनके पास जो घर था वो घर बेच दिया गया, वो उस घर की रकम थी लेकिन उनको उस तरह से प्रेजेंट करना नहीं आई। सोना जो था उनको उनके पेरेंट्स से विरासत में मिला, वो उसको भी नहीं लिख पाए कि ये मुझे विरासत में मिला है। तो इन दो गलतियों की वजह से उनको एफबीआर दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जब टैक्स पेयर को या आम बंदे को नहीं पता होता तो वो सिस्टम में फंस जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप कोई थोड़े से पैसे खर्चें और किसी मौसर जो टैक्स कंसल्टेंट है या कोई वकील है उसकी खिदमात हासिल करें ताकि आप किसी किस्म की परेशानी से बच सकें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा जो है
कि जब तक हमारी टैक्स इनकम नहीं बढ़ेगी इसकी ये वजह भी है ना उमर, हमारे यहाँ जो है उस तरह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कंसल्टेंट के पास जाएं। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम फिर बाद में उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसको भुगतने के चक्कर में ज्यादा पैसे लगा लेते हैं। इमरान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बजट जो पेश किया गया वो तो पेश किया गया, लेकिन आप क्या समझते थे कि मौजूदा रिसोर्सेज में रहते हुए कितना जो है वो बजट को मजीद बेहतर बनाया जा सकता था और कितना आवाम को जो है वो टैक्सेस के बोझ से हम बचा सकते थे? देखिए, अवाम का जो मेन मौकफ है ना हमेशा से, वो बजट के हवाले से टैक्स देने से ज्यादा इस चीज पे होता है कि जी हम क्यों दें टैक्स, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। इसका मतलब है ट्रस्ट का इशू है, आज भी ट्रस्ट का इशू है, हरेसमेंट का इशू है, खौफ का इशू है। जैसे अभी उमेर साहब ने बात की, अब एक बंदे को नोटिस आ गया, वो सैलरीड पर्सन है, गलती उसने की है, वो भुगतेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ औक़ात ऐसे केसेस हैं, जैसे इस साल 2018 खुला है, अब 2018 में लोगों ने एमनेस्टियां ली हुई हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए टैक्स दिए हुए हैं, उन सबको नोटिस आ गए हैं। अच्छा, नोटिस आना इन इट सेल्फ एक टेंशन है। तो टैक्स पेयर परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किसी के पास जाऊं, रिकॉर्ड तैयार करूं, 6 साल पुराना रिकॉर्ड है, मैंने तो एमनेस्टी ली थी, जाके बताऊं। अच्छा, वो बताना पड़ता है, लेकिन अब ये ऐसी इशू है जिनको एड्रेस करना इस साइड से बहुत जरूरी है। टैक्स पेयर को सिर्फ एक चीज चाहिए, ट्रस्ट। गवर्नमेंट का काम ये था कि इस बजट में या इससे पहले भी और आइंदा भी टैक्स पेयर का ट्रस्ट बरकरार रखे। एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू हुई, एक्सपोर्टर को आपने फाइनल टैक्स रिजीम दिया, ये चीजें क्या थी, ये ट्रस्ट लिया गया था उनका। ट्रस्ट के चक्कर में आपने कैलकुलेटेड टैक्स से भी ज्यादा टैक्स लिया। हमने इनको बारहा कहा है कि आप कलेक्शन आप जितनी करते हैं, ये इतना आपने दफ्तर बिठाया हुआ, इतनी हरेसमेंट करते हैं, और अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें ना तो शायद 10% भी नहीं टोटल का कैलकुलेट कर पाता। ये जो रिकवरीज होती हैं इन ऑफिस से, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट हैं, जिनको ये अपने खाते में डाल लेते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में पैसा जमा होता है वो तो 10% भी नहीं है टोटल कलेक्शन का, और आपने 38% बढ़ाकर 12,670 इतनी बड़ी एक फिगर दे दी है कि जिस साल हमने ये कलेक्शन करनी है। अब वो इतनी बड़ी कलेक्शन करनी किससे है? एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से। यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको काम लगता है जो हदफ उन्होंने दिया वो हदफ वो कंप्लीट कर लेंगे? देखिए, हरेसमेंट से दबा के लोगों को कुछ ना कुछ तो उसके करीब लेके जाएंगे, ये डेफिनेट लेके जाएंगे। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी वजह है, डॉलर का रेट एक ऐसी वजह है कि आपका जो इनफ्लो आता है मुल्क में, ज़र मुबादला आता है, उसको जब आप कन्वर्ट करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इन रूपी फॉर्म वो बढ़ जाती है। अगर आप 10% इन्फ्लेशन कर लें तो 10% इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आप देखेंगे वो कलेक्शन कितनी बढ़ गई है। तो वो पैसा तो आना है, वो अमाउंट तो बढ़नी है एक तो वो, लेकिन इंक्रीज 38% है। 38% इंक्रीज में सबसे बड़ा एलिमेंट वो सेक्टर्स हैं जिनको ये 0 से उठा के 18% पे ले गए हैं। सेल्स टैक्स, इंडायरेक्ट, फिर वही बात, महंगाई बढ़ाई गई है, बोझ अवाम पे डाला गया है। यानी जो वैल्यू एडिशन होनी थी, जो प्रॉफिट पे टैक्स होना था, जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, उन पे काम नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, लोग उस नेट में आना नहीं चाहते। और ट्रस्ट का जो है वो ट्रस्ट बहाल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एतमाद जब तक बहाल नहीं होगा हमारे इदारों पर, तब तक मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम हल करने में नाकाम रहेंगे। मौजूदा बजट में किस तरह से जो है हमारी मुल्क की मैशत को हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मैशत जो है वो बदहाली की जानिब जा रही है। हमारे एक्सपोर्ट का हाल जो है वो बड़ा खराब है, क्योंकि हमें इम्पोर्ट करना पड़ा, इम्पोर्ट जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और फिर एग्रीकल्चर को जितना बड़ा बदहाली की जानिब जा रही है। हमारे एक्सपोर्ट का हाल जो है वो बड़ा खराब है, क्योंकि हमें इम्पोर्ट करना पड़ा, इम्पोर्ट जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और फिर एग्रीकल्चर को जितना बड़ा का हाल जो है वो बड़ा खराब है, क्योंकि हमें इम्पोर्ट करना पड़ा, इम्पोर्ट जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और फिर एग्रीकल्चर को जितना बड़ा देनी कि आपने उससे इतने, ठीक है, गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने जाएगा तो उससे भी दे लेना है। उसके बाद कोई प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाने जाता है, चाहे वो खरीदने वाला है, बेचने वाला है, चाहे उसने कितनी मुश्किल से पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके वो अपने रहने के लिए एक घर बनाने के लिए वो प्लॉट खरीद रहा है, ठीक है, या किसी जरूरत के तहत वो प्लॉट बेच रहा है, तो आप भी उससे हमारा हिस्सा जरूर जो है वो ले लेना है। लेकिन हमने ये नहीं करना कि हम अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलें और हम फील्ड में जाके देखें कि फैसलाबाद में घंटाघर के इतराफ में 50-55 हज़ार दुकानें हैं, दफ्तर है, मार्केट्स हैं, मगर वहाँ पे टैक्स देने वाले कितने। अगर कोई जाएगा भी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई दौर में एक जोन बनाया गया, बीटीपी बनाया गया था ओवरऑल नेशन वाइड। अच्छा, उसका काम ये था कि नए लोगों को, नए टैक्स पेयर्स को ढूंढना, जिन दिनों में शब्बर जैदी साहब चेयरमैन एफपीआर थे। अच्छा, होता क्या है कि फैसलाबाद में तकरीबन कोई 50,000 के लगभग नोटिस जो था वो एफपीआर वालों ने दे दिया उन लोगों को जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। फिर उसके बाद एक और डाटा बनता है, 3,12,000, मुझे आज भी याद है, 5 साल पुरानी बात है, 3,12,000
फेस्को के वो कंज्यूमर थे जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल थे, मगर वो टैक्स रेट से बाहर थे। अच्छा, ये सिर्फ डाटा ही बने हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। डाटा फेस्को से ले लिया गया, दीगर इदारों से उठा लिया गया, उसके बाद आज तक उस पर कोई एडवांसमेंट नहीं हो सकी। 50,000 नोटिस निकाला गया, वो स्टेशनरी के अखराजात, उसके बाद उनको डिलीवर करने के कोरियर के अखराजात, या फिर वो वहाँ पे जाके इनके जो थे नोटिस सर्वेयर वो जाके नोटिस सर्व करवा के आए, उनके फ्यूल के दीगर अखराजात, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। हाँ, एक उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला कि वो लोग जो नोटिस देने जाते थे उसकी बैक साइड पे अपना नंबर लिख के उस दुकानदार को वापस आ जाते थे, तो उनकी बड़ी अच्छी दिहाड़ियाँ। ये जाती मफाद जब तक हमारे मुल्क से खत्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इमरान साहब कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे उमैर ने भी निशानदेही की, हमारे यहाँ इदारों पर जो है लोगों का बड़ा अदम एतमाद रहा है। इसके पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो टैक्स नेट बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी मेंशन किया है FBR के साथ जो है उनका क्या किरदार मौसूल होना चाहिए, उसमें हमारे सामने बहुत सारी डिस्कशन की है कि किस तरह से इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर पब्लिक को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ इदारे ही कसूरवार है, हमारी पब्लिक जो है वो बड़ा इसमें जो है वो बेहतर किरदार अदा करती है। तो ये 2 वे सर्विस है जो कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। इदारों की जानिब से भी अपना जो जिम्मेदारियां उसको पूरा किया जाना चाहिए।